हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द न्यू क्लासेस। कल मैंने आपको ब्रीथिंग पढ़ाया था। आपको पढ़ा था कि इस ब्रीथिंग में दो पार्ट होते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, आल्सो कॉल्ड द इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन। नाउ द ब्रीथिंग इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज कॉल्ड द एब्डोमिनल ब्रीथिंग। एब्डोमिनल ब्रीथिंग आपने कल पढ़ा था, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस between the lungs as well as the environment is called the breathing. A physical process है carried out by the diaphragm and the radial muscles as well as the external and internal intercostal muscles attached to the ribs. तो जो thoracic केस के अंदर डोर्सल साइड में क्या था, आपका बैकबोन थी, वेंट्रल साइड में स्टर्नम था, साइड में रिब्स थी, अपर साइड में ट्रैकिया था, लोअर साइड में डायफ्राम था। तो इन सब में मेनली जो डायफ्राम का मूवमेंट होता है और जो रिब्स का मूवमेंट होता है वाया द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, उसके द्वारा ब्रीथिंग हो रही थी। कल मैंने आपको बताया था इनहेलेशन एक्सहेलेशन में दो पार्ट थे यहाँ पर। तो जो इनहेलेशन था, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, आल्सो कॉल्ड द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन। इन द इनहेलेशन जो डायफ्राम था वो कहाँ जा रहा था, यहाँ पर। जो हमारा डायफ्राम था इज द डायफ्राम। डायफ्राम गोज डाउनवर्ड एज वेल एज द रिब्स मूव फॉरवर्ड कर जाई थी। डायफ्राम था लोअर साइड जा रहा था, ड्यू टू विच द वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑफ द thoracic cavity। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था तो प्रेशर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जा रहा था, तो लॉट ऑफ एयर एंटर्स इनटू द लंग्स एंड एट द टाइम एक्सहेलेशन द डायफ्राम एंड रिब्स comes to their normal position. Diaphragm and ribs comes to their normal position and the volume of the thoracic cavity decreases. जैसे वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, तो एयर कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, एक्सहेलेशन पड़े थे। नाउ देयर इज द टू टाइप्स ऑफ द ब्रीथिंग, द एब्डोमिनल ब्रीथिंग एज वेल एज द thoracic ब्रीथिंग। This is the normal breathing. Abdominal breathing is also called the normal breathing. In the resting stage में जिस समय हम ब्रीथ कर रहे हैं, it is also called the normal breathing. And in the abdominal breathing या in the normal state या in the resting stage, the abdomen, this is the abdomen, this is the thorax. The abdomen swells and down. कौन फूलता पिचकता है, एब्डोमेन। सो इट इज कॉल्ड द एब्डोमिनल ब्रीथिंग, आल्सो कॉल्ड द नॉर्मल ब्रीथिंग, आल्सो कॉल्ड द क्वाइट ब्रीथिंग। इट टेक्स प्लेस इन द रेस्टिंग स्टेज। नाउ इन द thoracic breathing, दिस इज आल्सो कॉल्ड द हैवी ब्रीथिंग, आल्सो कॉल्ड द फोर्स्ड ब्रीथिंग, also called the deep breathing. This type of breathing is voluntary. This type of breathing is involuntary. जो ब्रीथिंग होती है, श्वास क्रिया, वो अनैच्छिक होती है, हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती। रेस्टिंग स्टेज में जिस समय स्लीप पर हम होते हैं, सो जाते हैं, उस समय भी ये ब्रीथिंग चलती रहती है कंटिन्यूस। मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन अवर द स्ट्रैप्ड मसल्स। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द मसल्स आर अनस्ट्रैप्ड, विच इज कैरिड आउट द ब्रीथिंग, which is called the abdominal breathing. In the thoracic breathing, it is also called the voluntary breathing. Voluntary breathing. The thorax part, this is the thorax, वक्ष भाग। The thorax part swells and down. जो हमारा thorax part है वो फूलता और पिचकता है। So it is also called the forced breathing, also called the deep breathing, also called the heavy breathing, as well as the voluntary breathing, because it depends on our will. ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जब बहुत ज़्यादा हम जो है थक जाते हैं एट द टाइम ऑफ योगा एक्सरसाइज जिस समय हम करते हैं, या कोई हमारे जानवर पीछे पड़ जाए, हम बहुत तेज फास्ट रनिंग करते हैं, उस समय जोर जोर से सांस लेते हैं।
that is the voluntary as well as the forced breathing. तो जो voluntary और forced breathing है उसमें the thorax part becomes swell 4 to 5 times in comparison to the abdominal breathing. तो जो इंस्पायरेशन पार्ट इसमें होता है, इसमें दो पार्ट होंगे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन. तो ये इंस्पायरेशन पार्ट होता है, इसमें लॉट ऑफ एयर इंटर्स इनटू द लंग्स, बहुत सारी एयर हमारे लंग्स में इंटर करती है. और जब लॉट ऑफ एयर इंटर करती है तो उस समय हमारा जो थोरेक्स पार्ट है वो 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वेल करेगा, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल intercostal muscles of the ribs as well as the radial muscles of the diaphragm. So it is the heavier forced breathing. Now the regulation of breathing. ये जो भी हम breathing part पढ़ रहे हैं इसका regulation कौन करता है? Who is the controller of the breathing as well as the regulation of the breathing? Now the regulation of breathing. Regulation of breathing. Normally breathing is an involuntary action and it is regulated by the medulla oblongata as well as pons valvi. In the medulla oblongata there are the two centers, the dorsal respiratory center as well as ventral respiratory center. At the time of abdominal breathing, normal breathing में the dorsal respiratory center creates the stimulus which is responsible for the inspiration. तो इंस्पायरेशन के लिए ये क्या करता है, स्टिमुलस क्रिएट करता है जिसके कारण से इंस्पायर्ड एयर अंदर आती है और अंदर आने के बाद आफ्टर सम टाइम्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द pons valvi the diaphragm and the ribs comes to the normal position and the air is exhaled out. It is carried out by the dorsal respiratory center. Now at the time of the heavy breathing, जिस समय heavy breathing हो रही है, a lot of air enters into the lungs. बहुत सारी एयर हमारे लंग्स के अंदर इंटर करती है. So the reflex action takes place. The reflex action takes place, carried out by the baroreceptors as well as also called the stretch receptors present in the dorsal respiratory center which prevents the overswelling of the lungs. They prevents the overswelling of lungs. Otherwise lungs will be burst out. This is called the Herring-Burex reflex action. It's called the Herring-Brewer reflex action and controlled by the dorsal respiratory center. But sometimes the expiration at the time of the thoracic breathing, when the inspiration takes place, so to prevent the heavy inspiration process, the reflex action carried by the baroreceptors and the stress receptors, they prevent the overswelling of the lungs, which is present in the dorsal respiratory center. And this type of reflex action is discovered by the Herring and Brewers, so it is called the Herring-Brewers reflex action. But what is the function of the ventral respiratory center? At the time of expiration, it means the release of the air from the lungs to the atmosphere. It is the
expiration is controlled by the ventral respiratory center. So the dorsal respiratory center as well as the pons varoli, they are mainly responsible for the breathing control. जैसे लॉट ऑफ एयर एंटर करती है तो लंग्स को ओवरस्वेल होने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए तुरंत पॉन्स वेरोलाई से एक्शन होता है और ओवरस्वेलिंग को रोकते हैं, नहीं तो हमारे लंग्स क्या कर जाए, बस्ट कर जाए. दिस इज द रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला एज वेल एज द पॉन्स वेरोलाई. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इरिटेंट्स? सबसे पहले तो यहाँ पर हमने देख लिया ब्रीथिंग कैसे कंट्रोल हो रही है. द इफेक्ट ऑफ इरिटेंट्स. अगर कोई नार्कोटिक्स है, ड्रग्स है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सब अगर हमारे ब्रीथिंग सिस्टम इनहेल किए जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो क्या कैसे रेगुलेशन होगा, कैसे कंट्रोल होगा? तो आपने देखा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इरिटेंट्स a lot of air enters into lungs due to heavy inhalation, and the glottis become closed, and lungs pressure, the pressure of lungs become very high, and due to reflex action, the lot of air released out by glottis. It is called the, क्या कहते हैं इसको, कफिंग. तेजी से खांसी आती है और तुरंत जितने भी स्टिमुलेंट्स या इरिटेंट्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर गए हैं वो तेजी से कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं. ये इफेक्ट ऑफ इरिटेंट्स है. एज वेल एज व्हाट इज द स्नीजिंग एक्शन, इट इज आल्सो रिफ्लेक्स एक्शन. स्नीजिंग, छींकना, स्नीजिंग इज आल्सो रिफ्लेक्स एक्शन. And all these process which are takes place into the coughing is carried out into the sneezing as well as reflex action, and lot of sudden air released out via oral and nasal passages. दोनों पैसेज से लॉट ऑफ एयर निकलती है, ओरल पैसेज से भी और लॉट नासल पैसेज से. स्नीजिंग. व्हाट इज द यानिंग? उबासी आना, उबकाई आना, या बहुत देर तक आप रहते तो आपको झुमाई आती है, इसका यानिंग. When a lot of CO2 collects, अगर बहुत सारी CO2 कलेक्ट हो गई है into the लंग्स में कलेक्ट हो गई है या एल्वियोलाई में कलेक्ट हो गई है, then a lot of air enters due to लॉन्ग इनहेलेशन. बहुत लंबी हम जो है सांस लेते हैं और लॉन्ग इनहेलेशन के थ्रू बहुत सारी एयर इंटर करती है, दैट इज कॉल्ड यानी. वो जैसे ही सफिशिएंट एयर या ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाती है तो जो CO2 है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है और हमारी जो ऑक्सीजन का इंटेक बना रहता है. दिस इज कॉल्ड द यानी. These are all the various activities takes place during the breathing, as well as the control and regulation of the breathing takes place via the medulla as well as the pons varoli. Now, अब हम ब्रीथिंग के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. आपको
एयर वॉल्यूम पढ़ा रहे थे। कल आपको पढ़ाया था कि वेरियस टाइप के एयर वॉल्यूम्स हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द स्पायरोमेट्री, एंड द स्पायरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी मेजर द एयर वॉल्यूम्स इनटू द respiratory system into the lungs. This is spirometry is the instrument and the process called the spirometry. 4 टाइप के एयर वॉल्यूम आपको बताए थे। पहला था टाइडल एयर वॉल्यूम, हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, तो पढ़ा चुके हैं। टाइडल एयर वॉल्यूम 500 ml था। the volume of air enters during every breathing. Now the second is the inspiratory reserve air volume. Inspiratory reserve air volume. This is the volume of air above the tidal volume, which can be inhaled, which can be inspired in the single effort. एक बार में पूरे प्रयास से जितनी एयर मैक्सिमम अंदर ले सकते हैं, इनका इंस्पायर्ड एयर वॉल्यूम 3000 ml या 3 लीटर था। नाउ द एक्सपायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम, रिजर्व एयर वॉल्यूम above the tidal air volume. The amount of air which can be expelled out by the single effort is called the expiratory reserve air volume. It is 1100 ml. And the residual air volume, अवशेष वायु, residual air volume, the capacity the volume, the amount of the air which always remain into the lungs and cannot be expelled out by any effort is called the residual air volume, which is the 1200 ml. अब हम आज पढ़ाते हैं आपको व्हाट इज एयर कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी। अभी तो हम पढ़ रहे थे वेरियस टाइप ऑफ एयर वॉल्यूम्स, नाउ द लंग कैपेसिटी एज वेल एज द एयर कैपेसिटी इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस द कैपेसिटी। फर्स्ट इज कॉल्ड द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आल्सो कॉल्ड द अंतःश्वास सामर्थ्य। आपको पता है कि 500 ml टाइडल एयर हम हर बार ले पाते हैं या बाहर निकाल देते हैं, इनहेल्ड एयर होती है, और 3000 ml मींस 3 लीटर एयर पूरे सिंगल एफर्ट के थ्रू और बॉडी के अंदर जा सकती है। दैट द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कंटेन्स द टाइडल एयर वॉल्यूम, टाइडल एयर वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम। कितना कितना हो गया? 500 ml प्लस 3000 ml इक्वल टू 3500। दिस द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नाउ द रेसिडुअल एयर वॉल्यूम, रेसिडुअल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, the amount of air which always remain into the lungs without any effort। तो विदाउट एनी एफर्ट के यहाँ पर जो रेसिडुअल वॉल्यूम था आपका, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर हम प्रयास नहीं कर रहे थे तो इतनी एयर और अंदर थी। एक्सपायरेटरी एयर वॉल्यूम 1100, ये 1200 ml था। अब पूरे प्रयास से 1100 ml एयर बाहर निकाल लेते हैं इक्वल टू 2300 ml इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। Now the vital capacity, the amount of air which is inspired or exhaled out into the lungs is called the vital capacity। जितनी एयर का क्या हो सकता है? रोटेशन हो सकता है लंग्स में। The vital capacity is the inspiratory capacity, inspiratory कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी एयर वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी एयर वॉल्यूम, इतने का एयर का रोटेशन हो सकता है इज 3500 ml प्लस एक्सपायरेटरी एयर वॉल्यूम 1100 ml। आज टोटल कितना हो गया? 4600 ml। इतने एयर का रोटेशन हो सकता है। नाउ द टोटल लंग कैपेसिटी, द लास्ट पॉइंट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे लंग्स की कुल कैपेसिटी कितनी है? जो एथलीट्स होते हैं उनकी कैपेसिटी थोड़ी वेरी करती है, थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल पर्सन्स।
तो लंग की कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगी इसका मतलब एयर का रोटेशन उतना ही ज़्यादा हो रहा है और उतना ही ऑक्सीजन की इनहेल करने की पावर बढ़ रही है, उतना ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उतना ही सरफेस एरिया ज़्यादा है। इट मीन्स हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी तो लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में यहाँ पर आता है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी इट मीन्स 4600 ml प्लस रेसिडुअल एयर वॉल्यूम, ऐसा एयर वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स के अंदर रह जाता है, ये एयर कभी लंग्स से बाहर नहीं आ सकती। रेसिडुअल एयर वॉल्यूम क्यों रह जाता है? बिकॉज द प्रेशर बिकम्स इक्वल इनसाइड एंड आउटसाइड। लंग के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर जब प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो वो एयर बाहर नहीं आ सकती। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1200 ml होती है। तो आप देख रहे हैं 4600 ml वाटर कैपेसिटी और 1200 ml रेसिडुअल एयर वॉल्यूम, टोटल मिलाकर के 5800 ml। दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी। जो एथलेटिक्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जो एथलेटिक्स से स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी अप्रॉक्स 6 लीटर होती है। आपका जो डोमेस्टिक एलपीजी का सिलेंडर होता है उसमें 14 लीटर एयर होती है, 14 केजी कहते हैं। एक महीने आपका अगर सिलेंडर चलता है, इसमें आप देख रहे हैं 5800 ml अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर एयर हमारे लंग की कैपेसिटी है। क्योंकि द बोथ लंग्स कंटेन्स द 30 करोड़ एल्वियोलाई, 30 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं एंड द सरफेस एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 70 स्क्वायर मीटर, 70 स्क्वायर मीटर। आप समझ सकते हैं रूम से 4 से 6 गुना बड़ा, इतना बड़ा सरफेस एरिया होता है, इसीलिए एल्वियोलाई 30 करोड़ होते हैं और हमारे लॉट ऑफ एयर क्या होता है? एक्सचेंज होती है। नाउ आफ्टर द एयर कैपेसिटी वी कम इनटू द लंग्स। कैसे यहां पर लंग्स में एयर का रोटेशन हो रहा है? यहां पर कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं और हमारे जो एल्वियोलाइज है, वायु कोष्ठक है, जहां तक ऑक्सीजन आई है, उसमें कैसे गैस का एक्सचेंज हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज हमने आपको पढ़ा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में 2 पार्ट थे, पहला था ब्रीथिंग और दूसरा था द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड कैपिलरी। फेफड़े में और किसमें? रक्त केशिकाओं में कैसे गैसीय विनिमय हो रहा है, आप एल्वियोलाई वायु कोष्ठक में देख सकते हैं। इसको पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे लंग्स के अंदर एयर आ रही है, दैट इज नॉट द प्योर ऑक्सीजन, दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो दिस इज द एल्वियोलाई एंड द एल्वियोलाई कंटेन्स द गैसेस इन द वेरियस अमाउंट्स। हमारी बॉडी में, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है उसको वल प्रेशर में मेजर करते हैं। अगर एमजी में देखते हैं दैट इज कॉल्ड द 760 mg, 760 मिलीमीटर पारा हम कहते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्रेशर। प्रेशर की इकाई पास्कल भी होती है, बार भी होती है, आपको पता है। इन दीज द गैसियस कंस्टिट्यूएंट, द वेरियस टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द वेरियस प्रोपोर्शन। हमारे जो गैसेस कंस्टिट्यूएंट है उसमें अलग अलग तरह की जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज अलग है, नाइट्रोजन का अलग है, CO2 का अलग है, सबका परसेंटेज अलग अलग है। दैट इज डिनोटेड बाय द पार्शियल प्रेशर। तो हमारे गैस में जो हमारी एयर है, वायुमंडल में जो वायु हमें मिल रही है, उसमें सभी गैसों का अलग अलग प्रतिशत अमाउंट पार्शियल प्रेशर से रिकमेंड करते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द P एंड this is the partial pressure of oxygen PO2, this is the partial pressure of CO2, this is the partial pressure of the various gases। तो P means partial pressure, हर गैस का अलग अलग आंशिक दाब होता है। अब यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 104 mmHg और जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो होता है 40 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए टोटल प्रेशर से हम 760 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। तो इन द लंग्स द यूनिट ऑफ द लंग इज कॉल्ड द एल्वियोलाई, वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mmHg।
यहाँ पर एयर का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104 mmHg एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर वो कम है, जिसका द 40 mmHg। नाउ ईच एल्विलाई इज कवर्ड बाय द ब्लड कैपिलरी। ये जो एल्विलाई होते हैं वायु कोष्ठक आपने पढ़ा है इस तरह, आइए दिस इज द एल्विलाई, दिस कंटेन्स द स्क्वैमस एपिथेलियम। The membrane of the alveoli is made up of the squamous epithelium covered by the blood capillary, and the membrane of blood capillary is highly permeable for the squamous epithelium. Both will make the respiratory membrane. ये blood capillary की membrane है, ये squamous epithelium की membrane है, ये alveoli है, और इन सब में जहाँ पर gases exchange होता है, this is called the respiratory membrane। अब इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो डिफ्यूजन आपने पढ़ा है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो दिस इज कॉल्ड द आर्टेरियोल एंड दिस इज कॉल्ड द वेन्यूल। तो जो फाइन ब्लड कैपिलरी चारों ओर से एल्वियोलाई को घेरे रहती हैं, सराउंडेड किए रहती हैं, उस पतली ब्लड कैपिलरी को हम यहाँ पर एल्वियोलाई और वेन्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर लंग्स के चारों ओर कोई ब्लड कैपिलरी चारों तरफ से इसको सराउंड करती है, तो अगर उसमें एयर का प्रेशर ज़्यादा है तो जो पल्मोनरी आर्टेरियोल है, आपको पता है द पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच कैरी द इम्प्योर ब्लड। जब पल्मोनरी वर्ड लगाते हैं तो आर्टरी इम्प्योर ब्लड ले जाती है, एंड द वेरी फाइन ब्रांच ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड द आर्टेरियोल, and the arteriole, pulmonary arteriole carry the impure blood, also called the unoxygenated blood, in which the partial pressure of oxygen is 40 mmHg and the partial pressure of CO2 is 46 mmHg. Now as the gases comes in contact, जैसे एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी आपस में कांटेक्ट करते हैं, due to the diffusion the oxygen diffuse out into the arteriole and the CO2 diffuse out into the alveoli, due to which the oxygenation takes place and the pulmonary arteriole is converted into the pulmonary venule. This is the pulmonary venule, very fine blood capillary which carry the oxygenated blood is called the pulmonary venule, and here the partial pressure of oxygen becomes 104 mmHg and the partial pressure of CO2 becomes कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 mmHg। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पर वो कम था, वो 104 हो गया, जो पार्शियल प्रेशर CO2 का था वो भी यहाँ ये बढ़ गया, ऑक्सीजन का प्रेशर और CO2 का प्रेशर कम हो गया। सो द पल्मोनरी आर्टरी कन्वर्टेड टू द पल्मोनरी वेन्यूल एंड द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड इनटू द एल्वियोलाई। इस तरह से सारी एल्वियोलाई जो 30 करोड़ एल्वियोलाइज होती हैं, सब में ड्यू टू द डिफ्यूजन, तो जो प्रेशर डिफरेंस होता है गैसेस के कारण, उसके कारण से ऑक्सीजन लंग्स से इंटर कर जाती है ब्लड में, और ब्लड से CO2 कहाँ चली जाती है, ये ब्लड कैपिलरी से CO2 निकल करके लंग्स में चली जाती है, और लंग्स के थ्रू कहाँ चली गई है, एक्सहेल्ड आउट, बाहर निकल जाती है। तो दिस इज द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड कैपिलरी। Now, what is the function of the blood? And now, the transportation of the gases. The next topic है transportation of gases. अब ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा इसका बाय ब्लड। ब्लड के थ्रू गैसेस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फर्स्टली हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब हम पहले पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है द ब्लड कंटेन्स द स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड द hemoglobin. This is the special type of oxygen carrier.
which is made up of the heme, it means iron, which is in the ferrous state, as well as the globin is a type of protein which contains the alpha and beta proteins. This hemoglobin always combined with the oxygen. When the hemoglobin combines with the oxygen, it makes a unstable compound. This is called the oxyhemoglobin, which is bright red in color. oxyhemoglobin ब्राइट रेड कलर का होता है ये, ड्यू टू विच द ब्लड बिकम्स ब्राइट रेड। जो हमारी आरबीसी होती है वो ब्राइट रेड इसलिए दिखती है क्योंकि वहां पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है तो एक एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइन करता जाता है, अंत में बाद में 4 मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है। अल्टीमेटली इट इज कॉल्ड द H2O2 कॉल्ड द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, व्हिच इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड it diffuse out, yeah, it is disintegrated and decomposed out in the low partial pressure of oxygen. जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन तुरंत डिकम्पोज हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन। इन द वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स द ऑक्सीजन कैरियर आर आल्सो प्रेजेंट एंड हीमोग्लोबिन इन स्पाइट ऑफ द हीमोसाइनिन। कुछ एनिमल्स में हीमोसाइनिन पाया जाता है, हीमोसाइनिन। It is the copper containing blood carrier, oxygen carrier, sorry, not found into the vertebrates, is found that invertebrates is the किसमें पाया जाता है यहाँ पर, एनिलिडा में पाया जाता है। तो एनिलिडा में पाया जाएगा, हीमोसाइनिन में पाया जाएगा, एनिलिडा के आर्थ्रोपोड्स में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोड्स। ये जो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया और क्या है, अप्रोक्सीमेटली 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन पर 100 ml ब्लड। हमारे 100 ml ब्लड में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अगर इससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो गया सो इट इज कॉल्ड द एनीमिया। अगर 12 से कम हो गया, लेस देन 12 ग्राम hemoglobin per 100 ml, this is called the anemia. Anemia माने loss of hemoglobin या loss of RBC। अगर RBC की मात्रा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। Now the oxygen carrying capacity of the hemoglobin, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, it means 1 gram hemoglobin carry 1.34 ml ऑक्सीजन। 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी करता है, एज वेल एज अप्रॉक्स 16 ग्राम होता है एंड 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी अप्रॉक्सीमेटली 20 ml या 21 ml ऑक्सीजन। तो जो हम टाइडल एयर वॉल्यूम के थ्रू 500 ml एयर एंटर करती है, 500 ml इन एवरी टाइम द 500 ml एयर इंटर्स इनटू लंग्स। अब जो 500 ml एयर इंटर करती है उस 500 ml एयर में अप्रोक्सीमेटली 150 ml is not used in exchange। ये जो 150 ml एयर गैसेस एक्सचेंज में यूज नहीं होती, आल्सो कॉल्ड द डेड स्पेस। तो कहाँ रह जाती है ये, जो आपने रेस्पिरेटरी ट्री नाम सुना उसमें ये 150 ml एयर रह जाती है एंड ओनली 350 ml एयर, ओनली 350 ml एयर इंटर्स इन ईच ब्रीथ। हर बार सांस लेने के 350 ml एयर इंटर करती है। कहाँ इंटर कर रही है, लंग्स में कर रही है, नीच ब्रीथ ऑफ। अब जो 350 ml एयर इंटर कर रही है तो आपको पता है कि जो हमारी 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो केवल इतने ml ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, अगर आप 100 ml एयर में देखते हैं
तो 100 ml एयर में जो 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो 20 ml ऑक्सीजन दिया जाता है पर 100 ml ब्लड। तो 100 ml ब्लड केवल 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो 350 ml जो हमारी एयर है। तो 350 ml में एयर में जो ऑक्सीजन है मींस ओनली द 69 ml ऑक्सीजन कैरीड आउट इन ईच ब्रीथ। केवल इतनी एयर इंटर करती है, और इतनी एयर जो इंटर कर रही है तो हर बार आप किसमें निकालेंगे पर ब्रीथ में, आप निकाल लीजिए कि हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो एक्चुअली कितनी बार होती है, 12 से 16 बार होती है पर मिनट। और इसके बाद आप पर आवर का निकाल लीजिए, और पर आवर के बाद आप पर डे का निकाल लीजिए, पर डे का। तो आप देखेंगे कि होल डे में, पर डे में आपको अप्रॉक्सीमेटली 360 लीटर एयर की आवश्यकता होती है। 360 लीटर एयर means oxygen is utilized by human being per day। इतनी एयर हम यहाँ ब्रीथिंग में लेते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं इसमें जो कोविड के केसेस हो रहे हैं उसमें एयर की क्राइसिस हो रही है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा एयर ह्यूमन बींग्स को चाहिए पर डे, और वे पूरी एयर का जो प्रॉपर एरेशन है वो नहीं हो पा रहा, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही ऑक्सीजन की। अब इसमें डेफिशिएंसी के बाद हम आते हैं कि कैसे यहाँ पर CO2 का होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2, द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब जो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है बाय ब्लड, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट मेनली 2 स्टेप से होता है, बाय प्लाज्मा एज वेल एज बाय आरबीसी। तो प्लाज्मा के थ्रू बहुत ओनली लेस अमाउंट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा एंड द लॉट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी। कैसे आरबीसी से ट्रांसपोर्ट हो रहा है आप देखिए यहाँ पर ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है CO2 के ट्रांसपोर्टेशन का, कैसे CO2 यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। दिस इज द blood capillary, is the blood capillary, and this is the cell. Due to the metabolic activity, the cell released out the CO2 in the respiration. जो respiration होता है उसमें सेल से CO2 रिलीज होती है, it releases the CO2. CO2 combines with the water and make the H2CO3 carbonic acid in the presence of the carbonic anhydrase enzyme. Carbonic anhydrase enzyme, and this reaction is very fast in the presence of this enzyme, and in the hemoglobin H2CO3 it dissociate into the H plus and HCO3 minus. As the HCO3 minus oozes out into the plasma, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है प्लाज्मा में निकल जाते हैं, and due to maintaining the osmotic balance, the chloride ion again shift into the RBC. ये RBC इसके अंदर chloride ion shift हो जाते हैं. So this is called the chloride shift. Chloride shift, also called the hamburger shift. Hamburger shift. And the CO2 is released out by this process. तो ये जो प्रोसेस है CO2 के ट्रांसपोर्ट की, इस प्रोसेस से लॉट ऑफ CO2 रिलीज हो जाती है. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टिश्यू के अंदर इंटरनल रिस्पायरेशन, हाउ द इंटरनल रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस. Now, what is internal respiration? Internal respiration. So respiration in the lungs and the respiration in tissue. अब टिश्यू के अंदर कैसे रिस्पायरेशन होता है, जैसे यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन
blood. When blood vessels या blood capillaries enters into the tissue fluid, this is called the tissue fluid. In the tissue fluid, the oxygen concentration is very low. Due to the low partial pressure of oxygen, the oxyhemoglobin dissociate into the hemoglobin as well as oxygen, and the oxygen is diffused out into the tissue fluid, the oxygen, as well as hemoglobin again enters into the blood. तो हीमोग्लोबिन वापस ब्लड में चला गया और ऑक्सीजन कहाँ डिसोसिएट हो गई, टिश्यू फिल्म में, और यहाँ से CO2 निकल करके कहाँ पहुँच जा रहा है, वापस। दिस इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इस इंटरनल रेस्पिरेशन को और इस जितनी भी प्रोसेस है उसको समझने के लिए एक कर्व यहाँ पर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, डिसोसिएशन कर्व क्या है? ये ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर, कितने पार्शियल प्रेशर के ऑक्सीजन पर हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। The relationship between partial pressure of oxygen and percentage saturation of hemoglobin is called the oxygen hemoglobin dissociation curve, which is always sigmoid। कैसा होगा ये? sigmoid। आप देख रहे हैं, हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। This is the partial pressure of oxygen and this is the percentage saturation of hemoglobin. Now the partial pressure of oxygen is from 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. And the percentage saturation of hemoglobin is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. This is the 100. And this is the 75%. And now this is the sigmoid curve, which indicate the relationship between the partial pressure of oxygen, is a mmHg, as well as the percentage saturation of the hemoglobin. When the air enters into the lungs, the proper aeration takes place. It means when the partial pressure of oxygen is 104 mmHg, it means the oxygenated blood, the oxygenated blood, in the oxygenated blood, the oxygen percentage saturation of hemoglobin is approximately 98%. 98%. It means when the partial pressure of oxygen is 104 mmHg, it means purely oxygenated blood for the supply of the body. The oxygen, the hemoglobin saturation is the 98%, and at the 40 mmHg, 40 mmHg का deoxygenated blood इसे कहते हैं, is the deoxygenated blood. The hemoglobin percentage is 75%.
इसमें 98% सेचुरेशन है और इसमें कितना है 75% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। नाउ इट इज अ सिग्मॉइड कर्व। ड्यू टू द हाई प्रेशर, the high temperature and low pH, the graph shift to the right side. It means there is less saturation of the hemoglobin also in the presence of the lot of partial pressure of oxygen. जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा और pH लो हो जाएगा, pH लो का मतलब है CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। CO2 एसिडिक होती है यहाँ पर, तो CO2 की मात्रा जैसे ही बढ़ रही है, जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो pH क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो CO2 की मात्रा बढ़ने पर और हाई टेम्परेचर होने पर ये ग्राफ हमारा स्लाइटली कहाँ जा रहा है, राइट हैंड पर जा रहा है। एज वेल एज लो टेम्परेचर, जिससे बॉडी के लिए लो टेम्परेचर है, एंड हाई pH। हाई pH मीन्स CO2 की मात्रा एज इट इज है, यहाँ पर O2 की मात्रा बढ़ रही है और टेम्परेचर भी लो है, तो ग्राफ हमारा किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन which shows the percentage saturation of the hemoglobin which depends on the partial pressure of the oxygen। जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 104 mg तक जाता है, ये 98% सेचुरेट हो जाता है। जैसे पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है 40 mg मींस डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन है 75% रह जाता है। तो ये जो ग्राफ है राइट हैंड पर जाने का मतलब है ऑक्सीजन के प्रति इसकी एफिनिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन बिकम्स लेस in the high temperature and the low pH, as well as the affinity of the hemoglobin for the partial pressure of oxygen is much more in the low temperature and the high pH। तो इसको एक विशेष सिंबल होता है P50, एक इंडेक्स है P50। इट मींस हीमोग्लोबिन परसेंटेज सेचुरेशन की वो मात्रा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर 50% सेचुरेट हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर, जिस पार्शियल प्रेशर पर 50% सेचुरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड द P50। एट द मोर P50, अगर P50 की मात्रा ज्यादा है, इट मींस देयर इज अ लेस एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड इफ द P50 वैल्यू becomes less, it means the percentage saturation of the hemoglobin is more affinity to the partial pressure of the oxygen। तो ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, इससे हमको इंडिकेट हो रहा है कि वास्तव में ऑक्सीजन की प्रति एफिनिटी बढ़ती है या घटती, किस तरह से होती है। एक बोर इफेक्ट होता है, एक हेल्डन इफेक्ट होता है। तो इसी से बोर हेल्डन इफेक्ट को आप देख सकते हैं। इट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट बोर एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द हेल्डन इफेक्ट। तो बोर इफेक्ट shows the graph for O2 transport, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड द हेल्डन इफेक्ट फॉर द CO2 ट्रांसपोर्ट। अब एक वर्ड आता है यहाँ पर, आपने नाम सुना होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। When the carbon monoxide combines with the hemoglobin, it makes the carboxy hemoglobin. Carboxy hemoglobin. This reaction is much more in comparison to the O2 plus hemoglobin. ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की कंबाइनिंग पावर की कंपैरिजन में 250 टाइम्स तेजी से रिएक्शन होती है, मेक द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज हाईली पॉइजनस होता है। इसीलिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलीज होने के कारण आपकी डेथ हो सकती है, बिकॉज द कार्बन मोनोऑक्साइड फास्टली रिएक्ट विद द हीमोग्लोबिन एंड प्रिवेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, आपका जो ब्लड है, आपकी जो आरबीसी है, आपका जो हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन का कैरी नहीं करेगा, ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम नहीं करेगा, और आपकी एल्वियोलाइज से अंदर ब्लड कैपिलरीज से और ब्लड कैपिलरीज से आपकी सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी,
that is called the asphyxia. Asphyxia means no air transportation, no oxygen transportation into the blood as well as via blood up to the cells and the death takes place. ऐसा कब होता है? जब आप आग जलाकर, कमरा बंद करके आग जलाकर सो जाते हैं तो जितना भी कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? CO2 बनाता है, और फिर इसके बाद CO2 फिर इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से क्या करता है? रिएक्ट कर लेता है आपके ब्लड में, और इसके कारण से एस्फाइसिया हो जाता है, डेथ हो जाता है, और सोते समय डेथ हो जाती है, सांस रुक जाती है और आपको पता नहीं चलता। सुबह जो है लोग क्या होते हैं? मरे हुए मिलते हैं। तो इसलिए आग जला के बंद करके नहीं सोना चाहिए। अब अगर CO2 कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन से तो CO2 आल्सो कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन टू मेक द कार्बामिना हीमोग्लोबिन। कार्बामिना हीमोग्लोबिन। तो जो कार्बामिना हीमोग्लोबिन है वो भी तेजी से हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है, बट इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन इट रिएक्ट्स स्लोली विद द हीमोग्लोबिन। अब कार्बोनिलो हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ऐसे एक वर्ड आता है एम्फाइसेमा। व्हाट इज एम्फाइसेमा? there is a loss of oxygen to the body cells, so it lead to death. इससे डेथ हो सकती है। हमने अभी आपको ब्रीथिंग के बाद जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाया उसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस वाया द ब्लड पढ़ लिया, और इसके बाद आपने इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ लिया। नाउ वी कम इनटू द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन आप इससे पहले रेस्पिरेशन प्लांट्स में पढ़ चुके हैं। अब जो ऑक्सीजन है या गैसेस हैं वो कहाँ तक पहुँच गई? इनटू द सेल्स। जब सेल्स पे पहुँच जाएगी तो सेल के अंदर जो आप रिएक्शन पढ़ते हैं C6H12O6 plus 6O2, it carried out in the presence of the oxygen make the 6CO2 plus 6H2O plus the lot of energy. It is the cellular respiration in which the energy is released. इसके पहले जो आपने गैसियस एक्सचेंज पढ़ा है उस गैसियस एक्सचेंज में किस ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेकर के पहले हमारे लंग्स तक आई, लंग्स के थ्रू कहाँ गई? हमारी ब्लड कैपिलरी में गई, ब्लड कैपिलरी में हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन में कहाँ तक रिलीज हुई? टिश्यू फ्लूइड में गई, और टिश्यू फ्लूइड से अब कहाँ गई है? सेल के अंदर आ गई, इट्स कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें एनारोबिक और एरोबिक कंडीशन होती है, वो हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। जो एनारोबिक और एरोबिक कंडीशन है उसमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें सबसे पहला पार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है क्रेब्स साइकिल, as well as the third part is the electron transport system. In the glycolysis, the glucose, this is the glucose C6H12O6. The glucose is broken down into the pyruvic acid. This is the 6 carbon compound, 1 mole, and this is the 3 carbon compound, it is a 2 mole compound. And this process called the glycolysis, also called the ETS cycle, also called the electron transport system, which is carried out into the cytoplasm of the cell. Cell के cytoplasm में हो रहा है and discovered by the Embedel, Meyerhoff, Parnas. So it is called the EMP pathway. EMP pathway. In this process, in this pathway, there is no need of the oxygen for the breakdown of the glucose. तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बन गया? पायरुविक एसिड बन गया. Now the pyruvic acid cannot enter into the Krebs cycle. When pyruvic acid 2 mole, when they converted into the acetyl coenzyme A via the decarboxylation means release of CO2 as well as
dehydrogenation, it means the NAD is converted into the NADH2, as well as the coenzyme A is added out. Coenzyme इसमें add हो गया. This reaction takes place in the presence of the magnesium ion, TPP, linoleic acid, etc., etc. Now the acetyl coenzyme is a 2-carbon compound and 2 mole is formed. Now the acetyl coenzyme enters into the Krebs cycle for the proper oxidation. अब जो proper oxidation हो रहा है, if the O2 is present, then the further oxidation takes place of the acetyl coenzyme A. This is the acetyl coenzyme A, is that 2-carbon compound, and a compound called the oxaloacetic acid is a 4-carbon compound. They react with the acetyl coenzyme से react करता है and make the citric acid. This is a 6-carbon compound. Here the coenzyme is released out, as well as this is called the citric acid synthetase. This reaction takes place into the mitochondria and discovered by the Hans-Lit Krebs, also called the Krebs cycle, also called the citric acid cycle, also called the tricarboxylic acid cycle. Krebs cycle, citric acid cycle, tricarboxylic acid cycle, and the citric acid is converted into the cis-aconitic acid. Is also citric acid. Isocitric acid is converted into the oxalosuccinic acid. Is the oxalosuccinic acid. Here the dehydrogenase takes place. NAD is converted into the NADH2. Now the oxalosuccinic acid is converted into the alpha ketoglutaric acid. Is the alpha ketoglutaric acid, in which the CO2 is released out. Is the 5-carbon compound. Now the alpha ketoglutaric acid is converted into the oxalosuccinyl coenzyme A. The succinyl coenzyme A. Here the coenzyme is added, as well as decarboxylation takes place, as well as the NAD is converted into the NADH2. Decarboxylation dehydrogenation takes place. Now the succinyl coenzyme is 4-carbon compound. It is converted into the succinic acid, and the GDP is converted into the GTP. Now the succinic acid is converted into the fumaric acid. Fumaric acid is converted into the malic acid, and malic acid is again converted into the oxaloacetic acid. Here also the NAD is converted into the NADH2. Dehydrogenase reaction takes place, and in this process, when the succinic acid converted to fumaric acid, FADH2. FAD is converted into the FADH2. Now this is the Krebs cycle, whole reaction Krebs cycle, in which the lot of energy is released out in the glycolysis. The summary: in the glycolysis, 8 ATP, the benefit of the 8 ATP takes place, and when the pyruvic acid is converted into the acetyl coenzyme, is the pyruvic acid to acetyl coenzyme A, there is a benefit of the 6 ATP, and in the Krebs cycle, there is a benefit of the 24 ATP. Now the 30 ATP is formed by the breakdown as well as oxidation of the 1 glucose molecule. तो आपने ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखा किस तरह से गैसेस एक्सचेंज लंग्स से होता हुआ, ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता हुआ
इंटरनल रिस्पिरेशन के थ्रू टिश्यू फ्लूइड में जा रहा है। टिश्यू फ्लूइड से किस तरह से ये ऑक्सीजन इंटर करती है इनसाइड द सेल, और जब सेल के अंदर जाती है तो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, इसके बाद क्रेब्स साइकिल होती है। इस पूरी लॉट ऑफ रिएक्शन में किस प्रकार एनर्जी रिलीज होती है, ये सारी प्रोसेस सेलुलर रिस्पिरेशन में है। नेक्स्ट टॉपिक पर नया टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पर, वो है आपका सर्कुलेशन। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बारे में टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।